आदाब, नमस्कार। द रेड बाइक दुनिया में आपका इस्तकबाल। मैं हूं सौरभ शुक्ला और मेरे साथ हैं हमारे एडिटर फॉरेन अफेयर्स सौरभ कुमार शाही। आप सब लोग द रेड बाइक दुनिया को बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत मोहब्बत दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम लोग बहुत डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए आज हम लोग बात करेंगे साउथ अमेरिका के देश वेनेजुएला के चुनावों की। आपको पता है वेनेजुएला वो देश है जहां पर चुनाव अमेरिका के खिलाफ या अमेरिका के पक्ष में होता है। इस बार भी जो चुनाव हुआ है, जिसकी गिनती खत्म हो गई है, जिसमें 11 साल से सत्ता में काबिज निकोलस मादुरो चुनाव जीत गए हैं, जो कि अमेरिका के खिलाफ रहते हैं। वो चुनाव जीत गए हैं और उनके सामने थे एडमेंडो गोंजालेज, जो चुनाव हार गए हैं। जो निकोलस मादुरो हैं, उनकी यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी को 51.2% वोट मिले हैं, जबकि एडमंडो गोंजालेज को 44.2% वोट मिले हैं। इस बार वहां पर भी विपक्ष एकजुट हुआ था, लेकिन फिर भी निकोलस मादुरो चुनाव जीत गए हैं। निकोलस मादुरो के चुनाव जीतने के बाद वेनेजुएला में हिंसा होने लगी। कई जगह आगजनी तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आ रही है, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि वेनेजुएला के इलेक्शंस में रिगिंग हुई है, वहां पर धांधली हुई है। और धांधली होने की सबसे बड़ी बात इसलिए कही जा रही है, और उनका ये कहना है कि जो सर्वेस थे, उस सर्वेस में जो जो पोस्ट पोल सर्वेस थे, एग्जिट पोल थे, उसमें ये निकल करके आ रहा था कि मादुरो चुनाव हार जाएंगे और अमेरिका द्वारा समर्थित एडमंडो गोंजालेज चुनाव जीतेंगे। लेकिन ऐसा नतीजों में नहीं रिफ्लेक्ट हुआ, इसलिए वहां पर हिंसा हो रही है। आपको वहां ये बताएं कि वहां पर मशीन और बैलेट दोनों से चुनाव होते हैं। तो इस वक्त हमारे संपादक विदेश मामलों के सौरभ शाही साहब मौजूद हैं। सौरभ शाही साहब, वेनेजुएला बहुत दिलचस्प देश है, तेल का अकूत भंडार है उनके पास, लेकिन इस समय आर्थिक दृष्टि से काफी कमजोर है। पहले तो यहाँ के चुनावों के बारे में ओवरव्यू दीजिए, मादुरो के बारे में बताइए, और फिर हम लोग आगे चलेंगे। देखिए, अभी हम लोगों ने पिछले महीने कई चुनाव कवर किए दुनिया में, और उसमें आपने देखा कि कई जगह ऐसा होता है कि आपको फर्स्ट राउंड में कैंडिडेट को 50% +1 वोट आने होते हैं, तभी वो चुनाव संपन्न माना जाता है। वेनेजुएला में ऐसा नहीं है, वहाँ प्लूरलिटी पे वोट होती है। यानी अगर 10 कैंडिडेट हैं, जिसको भी हाईएस्ट आया, यानी उसको 50% क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, जिसको भी हाईएस्ट वोट आया वो इलेक्टेड माना जाता है। तो वहाँ की जो इलेक्शन काउंसिल है, उनके हिसाब से अभी तक तो वहाँ एक और चीज होती है जिसको यानी इलेक्शन को, रिजल्ट को अनाउंस कर दिया जाता है टोटल गिनती के पहले। क्योंकि क्या होता है कि वहाँ 54% जो बूथ्स होते हैं उनकी ऑडिटिंग होती है। यानी जो भी बैलेट बॉक्स हैं या जो मशीन है, उनकी ऑडिटिंग होती है, और उस ऑडिटिंग के बिना पे इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया जाता है। फाइनल रिजल्ट जो है वो एक आध दिन बाद आता है। तो उसके हिसाब से मादुरो यहाँ पे तीसरी बार सत्ता में आ गए हैं। जो इलेक्शन की प्रक्रिया है वहां पे, वो मैं थोड़ा दर्शकों को समझा दूं, ताकि उससे ये पता चलेगा फिर आगे जब ये हम बात करेंगे कि ऑपोजिशन का कहना है कि जो धांधली हुई है वो किस बिना पे है। तो मैं उसके प्रक्रिया को पहले समझा देता हूँ। वहाँ की जो इलेक्शन वोटिंग है उसको हॉर्स हॉर्स शू वोटिंग पैटर्न कहते हैं। जो नाल लगा होता है घोड़े के पैर में, उसका जो शेप होता है, एक रिवर्स यू का जो शेप होता है, उस तरह से वोटिंग होती है। तो यानी आप सबसे पहले पहुंचते हैं और वहां पर एक मशीन होती है जो आपके बायोमेट्रिक को रिकॉर्ड करती है। यानी आपके अंगूठे के उसको और आंख के प्यूपिल को रिकॉर्ड करती है, ताकि आप दोबारा वोट ना कर पाए। हमारे यहाँ जो चीज़ हम इंक लगा के करते हैं, वो चीज़ वहाँ पे बायोमेट्रिक मशीन से हो जाती है। मशीन में आप रजिस्टर हो गए तो उसके बाद आप दूसरी जगह जाके कहीं भी वोट नहीं कर सकते। और अगर आप अपने इलाके में, उस इलाके के नहीं है, तो मशीन आपको रीड नहीं करेगा, आपको कहेगा कि आप अपने इलाके में जाके वोट कीजिए, आप गलत इलाके में आ गए। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप, जब यहाँ से आप क्लियर होते हैं तो एक डिजिटल स्क्रीन आपके सामने आता है, जिसके पीछे बॉक्स लगा हुआ है। बेसिकली वो डिजिटल बॉक्स है। तो उसमें सारे कैंडिडेट्स के नाम आ गए और आपको उसके सिंबल्स आ गए, और आपको उसमें पुश करना है। आप जैसे ही उसको पुश करते हैं, तो जैसे हमारे यहाँ वीवीपीएटी मशीन होता है, उसी किस्म का वहां मशीन होता है, जो आपके पुश करते ही एक पर्ची उसमें से निकलती है और अपने आप बगल वाले बक्से में वो गिर जाती है।
तो यानी आपने डिजिटली अपना वोट रिकॉर्ड कर दिया और पर्ची कट के बगल वाले बॉक्स में गिर गई। तो हमारे यहाँ और उसमें फर्क ये है कि हमारे यहाँ सारे बॉक्सेस वीवीपीएटी से नहीं जुड़े हुए हैं, वहां सारे के सारे जो वोट हैं उनका एक ये पेपर ट्रेल भी होता है। उसके घूमने के बाद फिर आप एंड पे पहुंचते हैं जहां पे आपका थंब इम्प्रेशन फिर लिया जाता है उस रजिस्टर पे, यानी जो वोटिंग रोल जिसको कहते हैं हम लोग, उस वोटिंग रोल पे आपका फिर से थंब इम्प्रेशन और आपका साइन लिया जाता है कि आपने वोट दे दिया है। ये इसकी प्रक्रिया है। तो इस और जैसे ही वोट खत्म होता है तो रेंडमली सेलेक्टेड 54% जो ये बक्से हैं इनका ऑडिट होता है और उसके बिना पे इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया जाता है, क्योंकि 54% पे जो ट्रेंड इमर्ज होकर आ रहा है, क्योंकि रेंडमली पिक्ड है, हर इलाके से पिक्ड है, तो मोटा मोटी वही ट्रेंड लास्ट तक सस्टेन करता है। तो ये प्रक्रिया है वहां के वोट का। इस बार एक जो डिफरेंस था पहले के वोट से वो ये था कि इस बार पूरी की पूरी प्रो अमेरिकन ऑपोजिशन, जो अल्ट्रा राइट, फार राइट, सेंटर राइट, ये सारी पार्टी इकट्ठे होके एक कैंडिडेट को उन्होंने तस्लीम किया था, जिसकी तस्वीर हम लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। हालांकि मेन कैंडिडेट वो खातून है जो तस्वीर में आपको नजर आ रही हैं, वो मारिया कोरिना मचाडो है, वहाँ की अल्ट्रा राइट लीडर हैं, लेकिन उनको वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर रखा है इलेक्शन लड़ने से, क्योंकि वो कोलैबोरेट कर रही थी फॉरेन पावर्स के साथ। तो वो एक्चुअली सब सारे रैलीज में वो जाती हैं, उन्होंने सारा प्रचार किया है, लेकिन कैंडिडेट जो उनके बगल में साहब खड़े हैं, एक्स डिप्लोमेट हैं, अल्ट्रा राइट आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं और मेरे ख्याल से 74 साल की उम्र है उनकी, एडमेंडो गोंजालेस, तो वो एक्चुअल में चुनाव लड़ रहे हैं। बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस चुनाव वो खातून जो वहां खड़ी हैं वो लड़ रही है। अब ये बताइए कि वेनेजुएला मुझे लग रहा है कि देश विश्व में कुछ चुनिंदा देशों में से एक होगा, मुझे लग रहा है इकलौता एक देश होगा जहां पर अमेरिका के खिलाफ चुनाव होता है, कि आप अमेरिका को पक्ष में हैं अमेरिका के, ये अमेरिका के खिलाफ हैं। ऐसा क्यों? अमेरिका के लिए वहां पर इतना ज्यादा बंटवारा क्यों है? क्यों अमेरिका सबसे बड़ा फैक्टर क्यों है वहां के चुनाव में? देखिए, उसमें सिर्फ वेनेजुएला अकेला नहीं है, पूरा का पूरा जो मेसो अमेरिका, जो सेंट्रल अमेरिका हम जिसको कहते हैं, मेसो अमेरिका और साउथ अमेरिका, चूंकि अमेरिका के डोर स्टेप पे है, तो वो इनकी पूरी हिस्ट्री ही ऐसी रही है कि अमेरिका इन कंट्रीज को डिस्टेबलाइज करता रहा है। सीआईए यहाँ पे कूच करवाता रहा है, चाहे वो चिली हो, चाहे वो इक्वाडोर हो, चाहे ग्वाटेमाला हो, चाहे ब्राजील में हो। इनफैक्ट यहाँ पर भी जब ह्यूगो चावेज जिंदा थे तो उनके खिलाफ एक 2 दिन का कू हुआ था। मैं गया था वो इलेक्शन कवर करने के लिए वहां पे वेनेजुएला, तो लेकिन लोगों के सपोर्ट के कारण उस कू को पलटा जा सका। यानी वो जो तख्ता पलट कोशिश जो अमेरिका की थी सेना के थ्रू, उसको लोगों ने पलट दिया। तो लैटिन अमेरिका चूंकि अमेरिका के डोर स्टेप पे है, तो अमेरिका को हमेशा ये लगता है कि यहाँ के पॉलिटिक्स में हम डायरेक्टली इंटरफेयर कर सकते हैं। तो वहाँ के अभी इनफैक्ट आप देखें लैटिन अमेरिका में अभी कम से कम 2 से 3 ऐसे कंट्री हैं जहाँ पर कू है, जहाँ पे तख्ता पलट करके गवर्नमेंट आई हुई है, वो सारी अमेरिकन सपोर्टेड गवर्नमेंट है। बेसिकली अमेरिका ने इतने सालों में वहां पर के जो भी कंट्रीज हैं उनके सेना में जो बड़े पद पे जो ऑफिसर्स हैं उनमें इन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया है। तो जहां अमेरिका के पसंदीदा कैंडिडेट जिस भी कंट्री में नहीं जीतता है, वहां उनकी कोशिश ये रहती है कि सेना के थ्रू उसको कू करवा दें और उसको तख्ता पलट करवा दें। ये पूरी हिस्ट्री रही है वहां की। वेनेजुएला में जाहिर है कि ये एक्यूट इसलिए है कि जनरली अमेरिका अपने पसंदीदा कैंडिडेट को जीतवाने में सफल हो जाता है, कई बार हारते भी हैं, कई बार जीतते भी हैं। वेनेजुएला वन ऑफ द वेरी फ्यू कंट्रीज, क्यूबा को छोड़ के, है जहां अमेरिका का कोई वर्चस्व पिछले 20 सालों से रहा नहीं है। तो वो डेस्परेट है कि किसी तरह यहाँ पे जो सोशलिस्ट पार्टी और उसके जो और 12 एलाइज हैं, यानी ये भी एक कॉलिशन को रिप्रेजेंट करते हैं मादुरो, तो उनको सत्ता से हटाने के लिए बहुत ही कोशिश, इनफैक्ट आज से कुछ साल पहले फिर से एक अमेरिका के में जो बैठे हुए कुछ राइट विंग पॉलिटिशियन हैं उनकी मदद से एक तख्ता पलट करने की वहां कोशिश हुई थी, लेकिन खैर उसको नाकाम कर दिया गया। तो वो बार बार कोशिश करते रहते हैं और उसका एक पैटर्न है कि वो कैसे करते हैं। वो जब हम आगे बात करेंगे इस बारे में कि ऑपोजिशन क्यों कहता है कि ये रिगिंग हुई है, तो हम उस पैटर्न के बारे में बात करेंगे। फिलहाल ये है कि इंटरनेशनल अफेयर्स के हिसाब से भी देखें, अगर फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से भी देखें, तो वेनेजुएला बहुत बड़ा एक कांटा
अमेरिका के पैर में है। फिलिस्तीन का मामला हो या और कोई भी मामला हो, वहां वेनेजुएला बहुत आगे बढ़ चढ़ के यूएन में रिप्रेजेंट करता है। इनफैक्ट ये जो खातून जिनकी तस्वीर हम दिखा रहे थे थोड़ी देर पहले, जो अपोजिशन की हेड हैं, अल्ट्रा राइट मेंबर हैं, इनका एक लिखित एक कह सकते हैं डील है लिकुद पार्टी के साथ इजराइल में, और इन्होंने ये क्लेम किया था कि हम अगर सत्ता में जीत के आएंगे तो हम जेरूसलम को इजराइल का कैपिटल तस्लीम कर लेंगे। तो इंटरनेशनल अफेयर्स के हिसाब से भी वेनेजुएला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अमेरिका की नजर जो है उस पर बहुत तीखी नजर रहती है। ये बताएं कि अभी पहले तो वो कमला हैरिस का जरा ट्वीट दिखाएं दीपक हमारे दर्शकों को। कमला हैरिस जो वाइस प्रेसिडेंट हैं और अब डेमोक्रेट्स की तरफ से उम्मीदवार भी हैं लगभग, उन्होंने ट्वीट किया और देखिए उनका ट्वीट का लैंग्वेज देखिए। द यूनाइटेड स्टेट्स स्टैंड्स with the people of Venezuela who expressed their voice in today's historic presidential election। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका उन लोगों के साथ है जिन्होंने इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भाग लिया। द विल ऑफ द वेनेजुएलियन पीपल मस्ट बी रिस्पेक्टेड। जो उन्होंने निर्णय लिया है उसका हमें सम्मान करना चाहिए। डिस्पाइट मैनी चैलेंजेस वी विल कंटिन्यू टू वर्क टुवर्ड्स अ मोर डेमोक्रेटिक, यानी और लोकतांत्रिक तरीके से वहां पर जो फ्यूचर है उसको सिक्योर करने की हम कोशिश करते रहेंगे वेनेजुएला के लोगों के लिए। तो अमेरिका अपने आप को वो बड़ा भाई की मतलब हम वहां पर लोकतंत्र है पर उसको और अच्छे से स्थापित करेंगे, तो वो एटीट्यूड नजर के सामने आ रहा है। अब जब ये मादुरो जीत गए हैं, निकोलस मादुरो जीत गए हैं चुनाव, तो वहां पर हिंसा की खबरें आ रही हैं। कई जगह आगजनी, तोड़फोड़, मारपीट की भी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। अब ये हिंसा होने के पीछे का कारण क्या है? देखिए, मैं चाहूंगा जो दर्शक हैं वो एक चीज पढ़ें, कलर रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ें कि अमेरिका उन कंट्रीज में जहां उसके अपने स्टेक्स हाई होते हैं वहां ये कलर रिवॉल्यूशंस किस तरह करवाता है। उसका एक पैटर्न है। पैटर्न ये है कि पहले तो अमेरिका की ही कोई एग्जिट पोल की कोई एजेंसी, जैसे इस केस में एडिसन रिसर्च सेंटर है, अमेरिका का बहुत पुराना CIA का से के साथ क्लोजली काम करता हुआ एक एग्जिट पोल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो उन कंट्रीज में जाता है जहां इलेक्शन होने वाली होती है और पहले से ही अमेरिका समर्थित उम्मीदवार के लिए माहौल क्रिएट करता है कि इनको तो इतना % वोट आ रहा है, ये जीत रहा है। माहौल इस तरह से क्रिएट की जाती है इंटरनेशनल मीडिया में, ताकि जब अगर वो रिजल्ट के अगेंस्ट कुछ आए तो खुद ब खुद ये मीडिया और लोग कहने लगे कि देखिए तो इलेक्शन रिगिंग हुई थी, एग्जिट पोल में तो ऐसा कहा, जैसे इस केस में भी हो रहा है। हालांकि अभी हमारे पास भी कोई ये प्रूफ नहीं है कि रिगिंग हुई है या रिगिंग नहीं हुई है, क्योंकि वो तो जब ऑडिट होगा तभी पता चलेगा। लेकिन ये रिजल्ट आने से पहले से ही ये कह रहे हैं कि वहां पर लोगों के रिगिंग जो है वो हो रहा है। वो तो एडिसन ग्रुप जो इसमें इनका साथ देता है, CIA का एक फ्रंट ऑफिस तरह का है, ये पहले भी ये काम यूक्रेन में, जॉर्जिया में पहले कर चुका है, जॉर्जिया में अभी भी कर रहा है, इवन एज वी स्पीक। इराक में, इनफैक्ट इराक के एक इलेक्शन में इसने इस तरह का काम किया है। तो इनका मोडस ऑपरेंडी यही है। अच्छा, अभी इंटरनेशनल मीडिया अगर आप वेस्टर्न प्रेस भी देखेंगे या जो इंडियन मीडिया उसको कॉपी करती है उसको देखेंगे तो वो कहेगा एग्जिट पोल के अगेंस्ट में रिजल्ट आए। एग्जिट पोल किसका एग्जिट पोल? क्या आपने पुराने एग्जिट पोल देखे हैं कि वहां पे सही होते हैं? क्या एग्जिट पोल वहां पे वो वहां के तमाम जो बड़े मीडिया हैं वो कैपिटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ओन करते हैं जो प्रो वेस्ट हैं, उनके मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है। इनफैक्ट एक ही मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जिसने पोल किया पर उसने रिलीज नहीं किया क्योंकि रिजल्ट जो है उसके अगेंस्ट में आए थे, वो एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम है डेटा एनालिसिस। ये प्रो ओपोजिशन ऑर्गेनाइजेशन है। उसने एक एग्जिट पोल किया पर उसने उसके आंकड़े रिलीज नहीं किए क्योंकि वो जेन्युइन पोल था। वो उनके यहाँ से किसी विसिल ब्लोअर ने उस पोल के डेटा को रिलीज कर दिया और उस डाटा में मदुरो जो है वो जीतते हुए नजर आ रहा है। ये प्रो ओपोजिशन मीडिया एक है। लेकिन जो दूसरे तरफ के मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसकी बात ना करके सिर्फ जो अमेरिका समर्थित एग्जिट पोल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके नंबर्स को ये लोग दिखाते हैं और फिर उससे यह माहौल क्रिएट होता है कि देखो जी इसमें तो 70% आ रहा था, इसमें 44 ही आया है, तो इसका मतलब ये रिगिंग हुई है। मैं बार फिर से दोहराना चाहता हूँ, ऑडिट से पहले हम ये कह नहीं सकते रिगिंग हुई है या नहीं हुई है, लेकिन
एग्जिट पोल को बेसिस बना के और फिर इस तरह का माहौल क्रिएट करना, ये बहुत ही पुराना तरीका है कलर रिवॉल्यूशन का अमेरिका का, और अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन इसमें बहुत ही माहिर हैं। अभी यहाँ इसके अलावा जॉर्जिया में भी यही कोशिश हो रही है। नवंबर में जब वहाँ इलेक्शन होगा, दिसंबर में इलेक्शन होगा, तो आप देखिएगा इसी तरह का कुछ सिनेरियो वहाँ भी उभर के आएगा। आप ये बताइए कि अब प्रदर्शन हो रहा है, वो अब संभालेंगे मादुरो साहब, क्योंकि वो वहाँ चुनाव जीत गए हैं। रबर की गोलियां और टीयर गैस छोड़े गए हैं प्रदर्शनकारियों के ऊपर, रबर गोलियां चलाई गई हैं, तो माहौल खराब है वेनेजुएला में। और ये बताएं कि वेनेजुएला के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तेल का उनके पास बहुत जबरदस्त भंडार है, लेकिन फिर भी आर्थिक दृष्टि से वो इतने पिछड़ क्यों गए हैं? पिछले कई सालों में जो वेनेजुएलन है वो पलायन कर रहे हैं, दूसरे देशों में जा रहे हैं काम के लिए। तो वेनेजुएला की आर्थिक स्थिति इतनी खराब कैसे हो गई? क्योंकि जिसके पास तेल है वो समझ लीजिए वो किंग है। सऊदी अरेबिया उसका एक उदाहरण है। तो तेल का ही खेल है पूरे विश्व में। देखिए, ये भी अमेरिका का एक पुराना तरीका है कि सैंक्शंस को एज अ वेपन यूज करना। जो फिनेंशियल इंटरनेशनल फिनेंशियल सिस्टम जो वेस्ट के कब्जे में है, उसको एज अ वेपन यूज करना है। ये कोई नया तरीका, ये आप देख सकते हैं कि यही ईरान के पास भी बहुत तेल है, लेकिन ईरान के अगेंस्ट भी ये सैंक्शंस अप्लाई करके उसको जो है उसकी इकोनॉमिक स्थिति जो है खराब की गई। रशिया के खिलाफ भी कोशिश की गई, चाइना के खिलाफ कोशिश की जा रही है। यही चीज वेनेजुएला के खिलाफ पिछले 8 सालों से हो रहा है। वहां पे बड़े लेवल पे उन पे सैंक्शंस लगाए गए हैं, उनके ऑयल सेक्टर पे सैंक्शंस लगाए गए। इनफैक्ट ये स्थिति बीच में हो गई थी कि बिकॉज ऑफ कुछ टेक्नोलॉजी पे उन्होंने सैंक्शन लगा दिए थे, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिस पे सैंक्शंस लगा दिए थे। वेनेजुएलन रिफाइनरीज जो है खुद अपने देश के में जितना तेल चाहिए उतना भी रिफाइन नहीं कर पा रहे थे। तो वहां पे ईरान ने उनकी मदद की, और कासिम सुलेमानी जो जनरल थे जिनको अमेरिका ने मारा था, वो वहां गए थे और उन्होंने ये एश्योर किया कि जो भी केमिकल्स और जो भी वो टेक्नोलॉजी उनको चाहिए वो ईरान ने किसी तरह उनको मुहैया कराया। क्योंकि ईरान के पे बहुत पहले से सैंक्शंस लगा हुआ है, तो ईरान ने अपने टेक्नोलॉजी डेवलप किए हुए हैं। वेनेजुएला पे चूंकि अभी 7-6 साल पहले लगा है, तो उन्होंने अभी तक कुछ डेवलप नहीं किया था। तो वो केमिकल्स और वो तमाम चीजें वेनेजुएला को भेजी गई ईरान के द्वारा। ईरान इनफैक्ट वो थ्रेटन किया अमेरिका ने, आपको याद होगा 2-3 शिप्स जो हैं वो जा रही थी, अमेरिका ने थ्रेटन किया था कि हम उस शिप को रास्ते में मार गिराएंगे, और ईरान ने कहा था मार के गिरा के देखो, हम फिर बताते हैं। तो खैर अमेरिका बैकआउट कर गया था, और वो शिप्स वहां पे गई थी। उसने पहले तो रिफाइंड तेल दिया कि भाई जब तक वो रिफाइनरीज को उनको ठीक किया जाए तब तक जो लोग तो बैठे हुए नहीं है, उनका तो कंजम्पशन है तेल का। तो उन्होंने रिफाइंड तेल भी भेजा उनको, रिफाइन किया हुआ पेट्रोलियम, और साथ में उनके रिफाइनरीज को वापस से रेट्रोफिट किया कि उनके उनके रिफाइनरी हो सके। तो उसके बाद थोड़ी सिचुएशन जो है वो सुधरी है। तो इस कारण से बजट डेफिसिट है, और बड़े तादाद में वेनेजुएलन जो है, मतलब वोटर लिस्ट में 21 मिलियन लोग थे, लेकिन 17 मिलियन लोग ही एक्चुअली वहां पे हैं वोट देने वाले, यानी 4 मिलियन तो उसमें से पलायन कर गए। तो ये स्थिति है। अब हालांकि पिछले साल के एंड में अमेरिका ने सैंक्शन शरीर, देखिए कितना ये सिनिकल है, अमेरिका ने उनके ऑयल इंडस्ट्री पे से कुछ थोड़े से सैंक्शंस हटाए। क्यों हटाए? क्योंकि उनको ये लगता था कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस हाई हो गई थी बिकॉज ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन यूक्रेन और मिडिल ईस्ट के कारण। तो उनको ये लग रहा था कि मिड टर्म पोल जो है वो हार ना जाए बाइडन। तो बाइडन ने उन पे से कुछ सैंक्शन हटाए कि कुछ वेनेजुएला का तेल मार्केट में एंटर करेगा तो कुछ एक जो प्रेशर बना हुआ है सप्लाई साइड पे वो थोड़ा रिलीव होगा। तो ये देखिए कितना सिनिकल है, आप सैंक्शंस डालते हैं, उस कंट्री को मजबूर करते हैं कि वहां की एक बड़ी तादाद जो है दूसरी जगह माइग्रेट कर जाए, लेकिन जब आपको अपना गरज है, जब आपके अपने यहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं और आपको लगता है कि तेल के प्राइसेस हाई होने के कारण आप इलेक्शन हार जाएंगे, तो आप उस पे से कुछ सैंक्शंस हटाते हैं। अभी फिर से इनको सैंक्शंस, अब इसके बाद अनदर राउंड ऑफ सैंक्शंस उन पे लगाएगा अमेरिका, जो जिसकी पूरी जो है वहां तैयारी होती हुई दिख रही। बहुत बहुत शुक्रिया शाही साहब। तो शाही साहब ने बहुत अच्छे से समझाया, हमने पहले सारे पहलुओं और बात की। तो वेनेजुएला में काफ़ी कुछ हो रहा है, और वहाँ पर अमेरिका के खिलाफ काम करने वाली सरकार है, और एक दूसरा विपक्ष है जो अमेरिका के साथ जाने और अमेरिका के समर्थन में लोगों से वोट मांग रहा था। तो वहाँ पर जो अमेरिका के मुखालिफ निकोलस मादुरो चुनाव जीते हैं, 11 साल से सत्ता में है, और अब वहाँ पर हिंसा का एक दौर है वो चालू हो गया है, वो जारी हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वेनेजुएला में तेल बहुत ज्यादा है, लेकिन आर्थिक तौर पर वो पिछड़ा हुआ देश इस समय है, और वहां से लोग निकल रहे हैं। जो आम देशों की
या विकासशील देशों की स्थिति है वही वहां पर वेनेजुएला में भी वही स्थिति है, लेकिन अब देखना होगा कि आगे कैसे अपनी अंदरूनी नीतियों को सुधार करके वेनेजुएला में निकोलस मादुरो शांतिपूर्ण तरीके से सरकार चला पाते हैं। तो आपने हमें वक्त दिया, हमें देखा और हम कोशिश करेंगे कि और डाइवर्सिफाई करें। हम विदेश से जुड़े अलग-अलग मामलों पर आपके लिए ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर के आएँ, विमर्श लेकर के आएँ, ताकि आप भी थोड़ा समझें और हमारे वीडियोस अपने परिवार को, दोस्तों को भेजकर उनको भी समझाएँ। बहुत-बहुत शुक्रिया, नमस्कार। शुक्रिया।